Hello everyone, welcome to Viranda IAS YouTube channel and I am Shubham Sharma, your economy faculty. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। और जो हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमी है ना, वो इस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पर ही डिपेंडेंट है। यानी कि अगर हम बात करें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, तो जो भी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव में जितनी भी चीजें, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं रिगार्डिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सब चीजें इस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से ही डिराइव होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, बल्कि ओवरऑल यूपीएससी एग्जाम में भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सेक्टर्स को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर पे सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर, फिर है सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वार्टरनरी एक्टिविटी, क्विनरी एक्टिविटी, ये हम लोग फर्दर टर्शरी में ही बाइफरगेट करेंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्क सेक्टर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरह से हमने इस पूरे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन किया है। तो हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें जैसे मैंने बताया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, क्विनरी, ये सब क्या है बहुत ही डिटेल में मैं आपको ये समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्टर। तो अगर प्राइमरी सेक्टर के संदर्भ में बात की जाए कि भाई प्राइमरी सेक्टर क्या है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, तो प्राइमरी सेक्टर मींस दैट सेक्टर विच इज वेयर the production of goods can be taken, production of goods can be done by utilizing natural resources, by utilizing natural resources। मतलब आप लोग नेचुरल रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। वेयर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैन बी डन बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर। दैट मीन्स here all the major activities, here all the major activities are directly linked to natural prospects, to natural prospects. So this is the meaning of primary sector, where the production of goods can be done by utilizing natural resources. Here all the major activities are directly linked to the natural prospect. This is primary sector. Now what all are being the part of primary sector? कौन कौन सी चीजें primary sector में include होती हैं? So it include agriculture, it include agriculture, agriculture इसका पार्ट है। It include fishing, poultry, poultry is the part of it। इसके अलावा mining, all of them are the part of this primary sector। ये सब इस primary sector में आते हैं, यानी कि agriculture, fishing, poultry, mining, all are the part of primary sector। And the people who are working here, people who are working here, people who are working here are red collar workers, are red collar workers। Those people who work here, they are the red collar workers, we call them red collar workers। Now primary sector provide highest employment in, मतलब it is the source of highest employment in the country, it is the source of highest employment in the country। हमारे देश में जो हाईएस्ट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, वो ये प्राइमरी सेक्टर ही है। दिस इज प्राइमरी सेक्टर ओनली। सो आई होप इट इज बीइंग क्लियर टू यू व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। यानी कि अगर मान लीजिए कोई किसान है, लकड़ी काट रहा है, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। कोई किसान है, गेहूं उगा रहा है, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। मछलियां जो है
वो पानी से निकाल रहा है कोई व्यक्ति, तो वही प्राइमरी सेक्टर में आएगा। मुर्गी पालन या अगर हम बात करें पोल्ट्री रिलेटेड सारी चीजें, वो भी प्राइमरी सेक्टर से आएगी। माइनिंग, रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, all are the part of primary sector, and the people who are working here are called as red collar workers, और ये highest employment provide करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। Now moving ahead, next is secondary sector. Now what is secondary sector? where the raw materials are converted into finished goods, जहां पे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं with the help of manufacturing and construction activity, it is secondary sector. यानी कि जहां पर भी रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इट इज सेकेंडरी सेक्टर। Here the usage of machine is done for conversion of raw material, यानी कि रॉ मटेरियल का जो कन्वर्जन है वो इसी से हो पाएगा, conversion of raw material. Okay, now the people who are working in this secondary sector, they are called as blue collar workers. People who are working in this secondary sector, people working in this sector are blue collar workers. Those people who work under this sector, they are called as blue collar workers. हम उनको blue collar workers कहते हैं. So friends, this is the importance of secondary sector, and any country in this world, इस दुनिया की कोई भी कंट्री को अगर डेवलप्ड नेशन बनना है तो they can't be get developed without developing this secondary sector. So all over the world, all over the countries, हर कोई बस ये चाहता है कि हमारा secondary sector डेवलप होता रहे. सेकेंडरी सेक्टर में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं हुआ तो फिर वो कंट्री डेवलप नहीं बन सकती. अब आप ये देखिए, इंडिया और चाइना इंडिपेंडेंट लगभग एक साथ ही हुए. भारत 47 में हुआ, वो इक्का दुक्का साल बाद वो लोग इंडिपेंडेंट हो गए. दोनों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, दोनों ने ही प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फोकस किया इनिशियली, लेकिन इंडिया ने 62 का वॉर चाइना के साथ ही झेला. 62 के वॉर के बाद हमने 65 का वॉर झेला, फिर 71 का वॉर. तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था वो 1947 से 1980 तक हम उसी के ऊपर उलझे रहे, क्योंकि देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और साथ में फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया बाद में. लेकिन चाइना ने 70s के बाद में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत डेवलप किया, और 1990 के बाद जब भारत को अब लगा कि भाई अब हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना चाहिए, तब सर्विस सेक्टर की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई. भारत में लेबर बहुत चीप था, इसलिए लोगों को जॉब भी मिली, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला. तो इंडिया सीधा प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर पे जंप कर गया, और सेकेंडरी सेक्टर का जो ओवरऑल ग्रोथ था वो बहुत कम था. अब क्या हुआ उससे, हम जो रॉ मटेरियल बनाते थे वो रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते थे, और जब वहां से फिनिश गुड्स बन के आता था तो उसकी लेबलिंग पैकिंग का काम हम करते थे, या कॉल सेंटर का काम हम लोग करते थे. इस कारण इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं. अब आप एक बात समझो खुद, जैसे मान लो कोई फॉरेनर है, अब वो फॉरेनर इंडिया आता है और इंडिया आके वो बोलता है कि भाई हमें आप सिर्फ रॉ मटेरियल दे दीजिए, हमें कॉटन दे दीजिए. हमने भारत ने उनको कॉटन प्रोवाइड करा. अब भारत ने उनको कॉटन प्रोवाइड किया, वो कॉटन ले जाके वहां पे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, शर्ट्स बनाते हैं. वो शर्ट्स को वो इंडिया लेके आते हैं, फिर इंडियंस को बोलते हैं आप इसकी लेबलिंग पैकिंग ब्रांडिंग आप कर दो, बाकी काम हमें जरूरत नहीं है. तो आप एक बार इमेजिन करो कि जहां पर भारत रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है और फिर वहां पे पैकिंग लेबलिंग कर रहा है, बाकी जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है
वो हम बियर कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में। अब इससे क्या हो रहा है, जो मैक्सिमम चीज प्रोडक्शन हो रहा है वो बाहर हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बाहर मिल रहा है और टैक्स भी बाहर ही मिल रहा है। तो भारत के लिए सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए करंट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रयास भी कर रही है। चाहे बात करें हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की, चाहे हम बात कर लें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करें, चाहे हम बात कर लें आत्मनिर्भर भारत की। So all are the part to manufacture the India's growth. मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट को बढ़ाने के लिए वी आर फोकसिंग ऑन दिस सेकेंडरी सेक्टर। बट अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और हमें यह बात भी समझनी होगी कि इफ इंडिया वांट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, अगर भारत एक विकसित देश 2047 तक बनना चाहता है, तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ है, ये हर साल हमें लगभग हमारी ओवरऑल जीडीपी का 25 से 30 से 35% तक चाहिए होगा। मतलब 30% का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीवीए वी नीडेड फॉर फ्रॉम दिस सेकेंडरी सेक्टर। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश की ग्रोथ के लिए। फिर आगे चलेंगे, बात करेंगे टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि दैट सेक्टर, सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, सर्विस या टर्शरी सेक्टर, it refers to that sector, it refers to that sector where services are provided, where services are provided, where services are provided in different parts of country, in different parts of country through various means, through various means, through various means. This service sector contribute highest in GDP. Service sector contributes highest in our GDP. It contribute highest in our GDP. It contribute highest in our GDP, and the people who are working here are, people who are working here are, people who are working here are blue collar workers. Sorry, are white collar workers. Sorry, they are white collar jobs. They are the white collar jobs. So service sector, that means which provides services in different parts of country through various means, like telecommunication, banking, example, like telecommunication, banking, insurance, marketing, all are the part of service sector. And after LPG reforms, after 1991 LPG reform, this is one of the highest contributor in overall GDP. मतलब हमारी GDP में सबसे ज्यादा contribution करने वाला सेक्टर बना ये सर्विस सेक्टर. So Indian economy is currently getting a lot of revenue by exporting these services. अब चाहे हम बात कर लें ओवरऑल टेक इंडस्ट्रीज में, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जो एक फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है वो सर्विस सेक्टर है, और इस सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के लिए ही हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। बट अभी हमारा जो फोकस है वो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों का साइमल्टेनियस ग्रोथ है। मतलब ऐसा नहीं कर रहे हम कि हमने सर्विस सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ये हमारे लिए एक, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारी इकोनॉमी का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर है, तो वी कांट इग्नोर दिस सेक्टर एंड वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन इट। और जिस तरह से वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, चाहे रोबोटिक टेक्नोलॉजी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, दिस सर्विस सेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वार्टरनरी सेक्टर। नाउ व्हाट इज दिस क्वार्टरनरी सेक्टर?
क्वाटरनरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर में ही फर्दर बाइफरगेट कर रहे हैं. व्हाट इज दिस क्वाटरनरी सेक्टर? एनी सेक्टर दैट इज लिंक्ड टू, any sector that is related to, knowledge, research, that is related to knowledge, research, experience, findings, all are the part of this quaternary sector. Any sector that is related to knowledge, research, experience, finding are the part of quaternary sector. Like example, scientist. We can say scientist. We can say doctors. We can say lawyers. We can say professors. All are the part of this quaternary sector. All are the part of this quaternary sector. Then came quinary sector. What is quinary sector? It refers to that sector where highest decisions are taken. What is quinary sector? It refers to that sector where highest decision making is done. Where highest decision making is done. It refers to that sector where highest decision making is done. That means where highest decisions are taken. It is considered as golden collar job. It is considered as golden collar job. So highest decisions. So in context of private companies, decision taken by CEOs, or CMDs. In context of government, even at the highest decision level taken by the PM, CM, or by the top bureaucrats, all are the part of quinary sector. Now, next is real sector versus financial sector. So these 5 sectors we had done. Now, what is real sector and financial sector? Real sector refers to that sector where all the activities that are related to basic production of goods and services. Real sector means it refers to that sector which is directly involved in production of goods and services, is the example of real sector. Let's say farmer doing harvesting. कोई फार्मर है वो हार्वेस्टिंग कर रहा है. क्लॉथ मिल मैन्युफैक्चरिंग द क्लोथ्स. कोई क्लॉथ मिल है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स. वहां पर क्लोथ्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. और लेट्स से दे आर डूइंग एनी काइंड ऑफ let's say conversion of fabrics and all that thing. A teacher teaches in school. They are the part of real sector. That means all those sectors which is directly involved in day-to-day production of goods and giving of services, that is real sector. Now, what is financial sector? It refers to that sector. Which provide funds for the
it which provide the fund for the execution of real sector, for the execution of real sector activities, for the execution of real sector activities. Now, what is financial sector? It refers to that sector which provide fund for the execution of real sector activities. That means whenever you need fund and those funds help you out to execute the real sector activities, they are the financial sector. Let's say bank giving loan. Bank giving loan. Advice of mutual fund manager. Advice of mutual fund manager. Now, what is real sector? Suppose I want to manufacture a car, and to manufacture that car, I need money. So I had taken loan from the bank for setting up the machinery to manufacture the car. So the taking of loan is the example of financial sector, और जो गाड़ी हमने मैन्युफैक्चर की है, it is the example of real sector. So this is the difference between real sector and financial sector. UPSC had asked a question in prelims 2022 regarding to real sector and financial sector. Which of the following activities constitute real sector? Farmer harvesting their crop. This is the example of real sector. Then textile mill converting raw cotton into fabric. This is real sector. A commercial bank giving money to a trading company. This is financial sector. A corporate body issuing bonds. This is financial sector because it is the purpose is money here only. So the right answer is A, 1 and 2 only. A, 1 and 2 only is the correct statement. Okay. Now, let's take a practice question. Consider the following activities and determine which one constitute the financial sector. A cloth company export its product to foreign market. This is real sector. A real estate firm building a complex. Real sector. An investment company managing mutual fund. This is financial sector. So how many of them are correct? Only one is the right one. Only one is the correct statement. Okay. Now, there are few more sectors which is related to this concept only. Let's cover them as well. Organized sector and unorganized sector. Now, what is the difference between organized sector and unorganized sector? This is basis. Organized. Unorganized. What is the difference between organized sector and unorganized sector? Organized sector, regulation. Organized sector is regulated by law. This is the major difference. Regulated by law. It is regulated by law. Organized sector is regulated by law. Unorganized, not regulated by law. Not regulated by law. There is no one to regulate them. Okay. Money. Generally, the monetary component is fixed. That means a fixed salary. Here, the monetary component is not fixed. You never know that when you will get the money, when the customer will come, is not fixed. जैसे मान लेते हैं हमारे घर के बगल में एक सब्जी वाले भैया हैं जो सब्जी बेचते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि नहीं पता उनकी सब्जी कब बिकेगी कब नहीं बिकेगी, तो इट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर. लेकिन अगर मान लीजिए मेरे अंकल आरबीआई में काम करते हैं या एसबीआई में काम करते हैं, ही इज गेटिंग द मंथली सैलरी एवरी मंथ. बेनिफिट्स, they got benefits, they get benefits like provident fund, mediclaims. No such benefit. Although now government is focusing for the gig workers that they should also get the benefits, but still it is not up to that everyone is covered under it. Okay. Then timing. Generally fixed timing.
and they receive what we can say extra amount for overtime, extra money for overtime, no provision as such. There is no provision of extra money of overtime like that. So this is the difference between organized and unorganized sector. Okay, it's very simple. Now, next is public sector, private sector. This is very easy. Public sector means that sector where the government hold the majority of the share. Where the government hold the majority of share, and the objective of public sector is social welfare first. Public sector में सरकार के पास में ओनरशिप होती है और उसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर, फिर प्रॉफिट. प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास ओनरशिप होती है और उनका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट ज्यादा कमाना. पब्लिक सेक्टर में लेबर जो होता है वो जनरली हम उसको कहते हैं कि लेबर इज फिक्स्ड, मतलब जनरली आप लेबर को ऐसे हटा नहीं सकते एकदम से. प्राइवेट सेक्टर या वर्कर्स को आप हटा नहीं सकते, या जॉब वालों को आप ऐसे नहीं हटा सकते. प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द स्किल, मतलब हायर एंड फायर इज इजी इन दैट. सो दिस इज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इट्स नॉट दैट टफ. So friends, this is in context of regarding to sectors of economy. I hope you all had get it. This is very easy concept, but remember this thing, हर बार इस पर किसी ना किसी तरीके से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या बाकी अलग एग्जाम्स में भी, हर बार तो नहीं लेकिन हाँ क्वेश्चन इन पे आ सकता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. Veranda IAS, where your dream becomes reality.